लो दोस्तों, JIB में 2026 एग्जाम की आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए वी हैव कम अप विद वंडरफुल सीरीज कॉल्ड द उदय सीरीज। तो इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से IIBF के द्वारा प्रिस्क्राइब जो मैकमिलन बुक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, इस बुक के ईच एंड एवरी चैप्टर के पीछे आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन है जिन्हें टर्मिनल क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। एंड यू विल आल्सो गेट टू नो द कॉन्सेप्ट्स बाय गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस MCQs एंड उनके आंसर्स भी हम देखेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मॉड्यूल बी के सारे जो चैप्टर्स है उनके मैकमिलन के टर्मिनल क्वेश्चन सारे कवर किए जा रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और क्या उनके एक्सप्लेनेशंस है, कितना डीपली हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, ये सारे चीजों का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल रहा है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। मॉड्यूल बी के मैकमिलन के जो सारे क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैकमिलन के each and every chapter के पीछे जो questions है। But before moving ahead, let me tell you that EduTap has come up with wonderful documents for your preparation for the JIB exam. 135 plus most important topics इस document में each and every chapter of all the 4 components, उसके most important topics जिससे exam में actually question पूछा गया है उन topics को यहाँ highlight किया जा रहा है। Previous questions in 2023 इस document में आपको किस तरह के क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे गए हैं इसका बढ़िया आइडिया लग रहा है। एंड टू प्रैक्टिस सच MCQs 1200 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, ये PDF आपके लिए जो है क्यूरेट किया गया है। तो यू कैन डाउनलोड दिस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एंड उस लिंक को क्लिक करके आप एक फ्री PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF में तीनों चीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो नाउ लेट अस क्विकली बिगिन। ये मॉड्यूल बी का डिस्कशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर वाइज अरेंज्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 12, राइट। इसके ये जो है एक बेसिक है टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे इकोनॉमीज होते हैं एक्चुअली, कमांड इकोनॉमी, इस तरह के जो है सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यू कैन आल्सो ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ इफ यू हैव गॉन थ्रू प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज। तो हमें पता है कि जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन दिया गया था। पहला उसे हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, दूसरा जो है ये वेलफेयर डेफिनेशन है एंड तीसरा स्केर्सिटी डेफिनेशन उसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है, सबसे पहला डेफिनेशन दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ वेल्थ, बिकॉज पहले जमाने में बहुत सारे राजा रजवाड़े होते थे, उनके वेल्थ का जो पूरा स्टडी है उस वही इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट मैटर था। तो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स एक्चुअली कॉल्ड द स्टडी ऑफ वेल्थ, गिवन बाय whom, एडम स्मिथ। अब सेकंड, अब आगे जाके क्या हुआ, राजा ने ही डेमोक्रेसीज आ गए, तो वहां पर मेन जो एंटिटी था दैट वाज द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, लोगों का वेलफेयर करना। तो कैसे लोगों का वेलफेयर किया जा सकता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेस, ये सब कुछ दिया गया है बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल नाम के इस व्यक्ति ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ वेलफेयर। द थर्ड वन इज द डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी डेफिनेशन, इसे कहा जाता है लियोनेल, यस, रॉबिन्स, नॉट मेसी, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास लेट अस से आज मैं आपको 10,000 रुपए दूं, तो व्हाट विल यू डू विद दैट। यू माइट बी थिंकिंग कि मैं घूमने चले जाऊं, कहीं सेव कर लूं, कहीं खर्च कर दूं, रेस्टोरेंट, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे वांट्स है, तो वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अगर हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, पैसे की बात करें, ठीक है, जिसे मीन्स कहा जाता है, तो दीज आर लिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड मीन्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एंड एंड्स भी कई बार कहा जाता है, वांट्स या एंड्स। तो इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड प्रेजेंटली व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, व्हाट वी शुड प्रेफर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंस मीन्स या वांट जो है स्कार्स है, स्कार्स यानी कि बहुत लिमिटेड हैं, तो दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड स्कैरिसिटी डेफिनेशन। दिस
proves to be one of the most logical definition also. The study of welfare, Alfred Marshall. ये say study of means and ends, Lionel Robbins. Study of wealth, ये Adam Smith के द्वारा दी गई. So C is the right answer. I hope it is very clear. Now going to the second question, macroeconomics deals with what? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैकमिलन के पीछे जो क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं एग्जाम में, बट ये क्वेश्चंस करके हमारा फायदा ये होगा कि इसके बेसिस पे अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है, वी आर एबल टू आंसर दैट. तो इकोनॉमिक्स दो टाइप के होते हैं, वी नो अबाउट इट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एंड ये किस तरीके के डिमांड एंड सप्लाई के डिसीजंस ले रहे हैं, उसके बेसिस पे प्राइसेस में क्या वेरिएशन हो रहा है, ये सब कुछ एट द माइक्रो लेवल, छोटा जो है इंडिविजुअल्स फर्म्स, इस लेवल पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो दैट इज एंटायर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपके सिलेबस में भी एक चैप्टर है, चैप्टर 13 सप्लाई डिमांड, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, एंड बाकी सब मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट जहां पर हम मैक्रो लेवल पे, पूरा कंट्री के लेवल पे, पूरा एक रीजन के लेवल पर, साउथ इंडिया लेट्स से, इसके लेवल पर इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं. देन व्हाट वी विल कंसीडर, पूरा कंट्री का नेशनल इनकम होगा, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. इनका डिस्कशन अगर है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडिसेस, तीनों ही चीजें, प्राइस इंडिसेस नथिंग बट इन्फ्लेशन रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है. तो तीनों ही चीजें मैंने यहाँ पे आपको गिनवा दी. तो दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी के साथ डील करता है. आई होप यू हैव बीन एबल टू आंसर, डी इज द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है. जो पहले इकोनॉमिक्स था वो ज्यादातर वेल्थ इन चीजों से रिलेटेड था, फिर धीरे धीरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है आई, एंड देन लेटर ऑन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी डिस्कशन किया गया है. तो हु इज द फादर ऑफ दिस मॉडर्न इकोनॉमिक्स, नए जो ये टाइप्स के इकोनॉमिक्स है, तो द फादर इज द सेम, एडम स्मिथ. इन्होंने ही जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी. इसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह होना चाहिए, ऐसे करके इन्होंने शुरुआत की थी. अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आ गया था, बट मैक्रो का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा था. 1930s के आसपास बहुत बड़ा ग्लोबल डिप्रेशन भी होता है, ठीक है, जहाँ पर यूएस में बहुत ज्यादा डिमांड में कमी आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमें मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करना चाहिए, एंड दैट पर्सन वाज द जॉन मेनार्ड कीन्स. ठीक है, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये चीज भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं. तो ये दो चीजें हैं. तो हु इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फाउंडर या फादर भी कहा जाता है, लियोनेल रॉबिन्स, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ या फिर अल्फ्रेड मार्शल. सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ. एंड बाकी सारे किस चीज से रिलेटेड हैं अब तो आपको पता होगा. कमिंग टू दिस वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ व्हाट. ठीक है, अब जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ ही लिया है तो वी शुड बी नोइंग कि जीडीपी का डिस्कशन तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, इकोनॉमी एज अ होल मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल एंटिटीज यस माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे रिलेटेड है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ. तो इंडिविजुअल एंटिटी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है. सो सी करेक्ट जवाब है. Now coming to fourth one, ends refers to, ठीक है, मीन्स एंड एंड्स में मैंने आपको बता दिया, मीन्स जो है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की जाती है, एंड एंड्स का क्या मतलब है आप बताइए, जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उसके यहाँ पे बात की जा रही है, isn't it? So डिमांड का नहीं, रिसोर्सेज आर एक्चुअली मीन्स नॉट एंड्स, यूटिलिटी नहीं, वांट्स के यहाँ पे मेनली बात की जा रही है. सो डी वांट्स इज द राइट आंसर ओवर हियर. इज दैट क्लियर? राइट. अब मार्केट इकोनॉमी इज वन. तो अब आगे अगर हम बढ़े तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज होते हैं, तो इससे हमारा पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जा रहा है बाय डिस्कसिंग दिस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होते हैं, राइट. अगर हम अभी देखें तो एक तो मार्केट इकोनॉमी हो गया, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब इसके अलावा देयर इज आल्सो द कमांड या सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट, ये एक है. और तीसरा जो है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है. तो ये तीन टाइप्स के इकोनॉमिक्स क्या है सर? तो कोई भी कंट्री को, कंट्री या रीजन अगर हम ले लें, मेनली कंट्रीज को कहा जाता है, इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, बिकॉज मोस्टली कंट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसे इकोनॉमी कहा जाता है. तो इंडियन इकोनॉमी, इसकी अगर हम बात करें
तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ठीक है। अगर वो इस चीज से रिलेटेड है कि मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कंट्रोल किसका है, प्राइवेट एंटिटीज का है। मेन जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं वो प्राइवेट कंपनीज या फॉरेन एंटिटीज वो ले रहे हैं। एंड अगर कोई दिक्कत आता है एक्सट्रीम केसेस में, फिर गवर्नमेंट जो है वो जाकर उन्हें हेल्प करता है। तो ऐसे केस में इस चीज को हम मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर जो प्राइवेट एंटिटीज है वो मेनली करते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ सच एन इकोनॉमी, टू गेन प्रॉफिट्स, ठीक है। ये चीज अब कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी नाम से पता चला है। हु कमांड्स, गवर्नमेंट कमांड्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर सारे चीजों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका कंट्रोल अपने पास रखे एंड वही सारी चीजें मेजर डिसीजंस ले विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जो प्राइवेट एंटिटीज कर रहे हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करें, राइट, कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। एंड जो मेन एम ऐसे में गवर्नमेंट अगर रहेगा तो मेन एम उसका वेलफेयर होगा, लोगों का भला करना, ये रहता है। तो दैट इज कॉल्ड द कमांड या सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा है कि आज के डेट में ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पर एकदम एक्सट्रीमली मार्केट या कैपिटलिस्ट या कमांड या सोशलिस्ट एटीट्यूड्स हों, राइट। तो दैट इज वाई आज के डेट में सारे इकोनॉमीज मिक्स्ड है। लाइक इंडिया, यहाँ पर क्या है, लाइक बैंक्स की बात कर लो, तो banks are free to do their activities but under the regulation of the Reserve Bank of India, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस रूल्स चलते हैं एंड उसके अंडर आप फिर फ्री हो कि कैसे आप करना चाहते हैं। एंड अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट इज द वन हु विल बेल यू आउट, ठीक है। उस दिक्कत से निकालने का काम गवर्नमेंट का है। एंड एक्सट्रीम मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेजेस फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेजेस फेयर, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम यानी कि जहां पर सब कुछ प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज ही देख रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। बहुत एक्सट्रीम अगर कुछ दिक्कत आती है देन ओनली गवर्नमेंट इंटरवेंस, वरना तो नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, विच individuals and private firms make major decisions about production consumption, yes, in which government makes all important decisions about production and distribution। नहीं, ये तो कमांड या सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना। तो दैट इज वाई बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। what will be the right answer, a should be the right answer over here, is that clear? अब बताइए इंडिया क्या है, इन सारे इकोनॉमीज का टाइप्स हमने देख लिया। कैपिटलिस्ट मतलब मार्केट इकोनॉमी हो गया, प्राइवेट एंटिटीज डिसीजंस लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी पहले था 1970s के पहले इंडिया था जहाँ पे गवर्नमेंट सारा कुछ डिसाइड करता था, बट नॉट नाउ। सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी राइट नाउ, इजंट इट? सो सी शुड बी द राइट आंसर। लेज़र-फेयर क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ गवर्नमेंट कुछ खास डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं ले रही है, कोई जो है हेल्प भी नहीं कर रही है, बट तो प्राइवेट एंटिटीज अपना सब कुछ देख रहे हैं। तो दैट इंडिया इज नॉट दैट, ठीक है। इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, so सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ लेजर फेयर इकोनॉमी क्या है? इट इज एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, एक्सट्रीम केस ऑफ कमांड इकोनॉमी, एक्सट्रीम केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आप बताइए, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। यस, इफ यू आर आंसरिंग ए, दैट इज द राइट आंसर। मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस को हम लेजर फेयर इकोनॉमी कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। मार्केट इकोनॉमी को और क्या कहा जाता है? अभी अभी हमने देखा था ना, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, कमांड, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट हम देख ही चुके हैं पहले। yes, if you are answering C, that is absolutely the correct answer. Capitalist economy या C is the right answer over here. Market economy को capitalist economy भी कहा जाता है, इसका explanation मैं already दे चुका हूँ। Now coming to which among the following is a capitalist economy, ठीक है। mainly capitalist economy आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, to a large extent। मार्केट इकोनॉमी यानी कि प्राइवेट फर्म्स ज्यादा डिसीजंस लेते हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है कम है, जब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तभी गवर्नमेंट हेल्प करने आता है। तो ऐसा इकोनॉमी कौन सा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ओके, तो एब्सोल्युटली वी नो इंग्लैंड एंड यूरोप ऐसे जो कंट्रीज हैं। अब जब आपको डेफिनेशन पता है, यू कैन वेरी इजीली पिक द ऑप्शंस। ये थोड़ा कैपिटलिस्ट साइड पे है जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट जो प्राइवेट एंटिटीज, फॉरेन एंटिटीज है, वो सब ही मेन डिसीजन लेते हैं। चाइना, नॉर्थ कोरिया ऐसे कंट्रीज हैं जो मेजरली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एंड इंडिया जैसे कंट्रीज है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी ज्यादा कहलाते हैं, जहां पर दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज हाथ में हाथ मिला के एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ए। ओके, यस। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 13 जो है डिमांड एंड सप्लाई वो शुरू हो जाता है। तो लेट अस से आप किसी मार्केट में गए, वहां पर आपको एप्पल्स मिल गए, यहाँ पे 40 रुपीज के, यहाँ पे 50 रुपीज के। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से जो दोनों एप्पल्स हैं उनका टाइप आप थोड़ा सा चेक करेंगे कि हाँ क्या
क्वालिटी है एंड ऑल है। अगर 40 रुपीज का एप्पल फेयर लग रहा है आपको, ठीक है, क्वालिटी वगैरह ठीक है, 50 के कंपैरिजन में है ऑलमोस्ट, तो 40 रुपीज वाले ही बाय करेंगे, इजंट इट? तो लॉ ऑफ डिमांड सेज कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, वेन एवर द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। तो 50 ज्यादा प्राइस है तो उसका डिमांड कम है, वैसे प्राइस जब कम होता है द डिमांड इंक्रीजेस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है, बाकी चीजें कंसिडर नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाले एप्पल्स जो है, जो ये दे रहा है वो पसंद ही नहीं है, तो यू विल गो फॉर दिस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यस, जस्ट कंसिडरिंग प्राइस, ये वाला रिलेशनशिप जो है वो आता है। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों। तो ऑब्वियसली द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम एक कर्व बनाए कि प्राइस इस तरीके से है, बहुत हाई प्राइस है 1000 रुपीज, तो ऐसे केस में लेट्स से 10 थिंग्स आप डिमांड कर रहे हैं, प्राइस कम है 100 रुपीज, तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, 100 आइटम्स का डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व किन दो चीजों का एक रिलेशनशिप है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब ये किस तरीके का है, इट इज, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर डिफरेंट प्राइजेस लाइक 500 हो गया, 200 हो गया, ऐसे करके आप एक टेबल बनाएंगे, राइट, सीरियल नंबर, फिर इधर प्राइस, फिर इधर डिमांड, तो इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिमांड से रिलेशनशिप बता दिया। अब सप्लाई से क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए आपको जो सप्लायर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, लेकर आते हैं, उसके शूज में घुसना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है एप्पल्स का, मार्केट ए में ईच एप्पल बॉक्स का 400 रुपीज मिल रहा है, बी में 500 मिल रहा है, कहाँ जाकर बेचेंगे आप एप्पल्स? बी मार्केट में ना, isn't it? So as the price increases, वैसे supply increase होता है, तो there's a direct relationship between supply and the price। 1000 अगर प्राइस है, प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, 1000 अगर प्राइस है, यहाँ पर 100 अगर प्राइस है, तो 1000 अगर प्राइस है तो यू विल बी सप्लाइंग 1000 थिंग्स, ठीक है। 100 प्राइस है तो 100 चीजें सप्लाई करेंगे, तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है इनके बीच, ठीक है। इस तरीके का पॉइंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, एज यू मूव टुवर्ड्स द राइट अपवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। इन्हीं दोनों चीजों को अगर हम एक साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, जहां पर ये मीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं इसके? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे कई सारे मार्केट्स होते हैं, वहां पर लेट्स से 300 जो एप्पल्स का डिमांड है पर डे, 300 एप्पल्स का सप्लाई भी हो रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रहे हैं एट दिस पॉइंट, तो दोनों मीट कर रहे हैं, तो दैट इज इक्विलिब्रियम डिमांड या इक्विलिब्रियम प्राइस हम कहते हैं उसको, जो इस प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई जो है इक्वल हो रहे हैं, ओके, सो इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो सारे चैप्टर संक्षेप में आपको मैंने समझा दिया, अब जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स आएंगे क्वेश्चन में दैट वी विल डिस्कस। सो रिलेशनशिप क्या, डिमांड कर्व क्या है, किस दो चीजों का रिलेशनशिप है, प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट, इजंट इट? सो बी शुड बी द राइट आंसर हियर। वैसे ही मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व किस चीज को ओबे करता है? मार्केट डिमांड कर्व का क्या मतलब? तो डिमांड कर्व हमने देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है डिमांड कर्व था प्राइस एंड डिमांड के बीच, ओके, ड्रॉ करके भी मैंने दिखाया। नॉर्मल डिमांड भी ऐसे ही है, पूरा मार्केट का ले लो तो भी आपको जो है कर्व इसी तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, डिमिनिशिंग रिटर्न्स? क्या यहाँ पर सही जवाब होगा? You have to answer. Okay, yes, I think you are answering it right if you are saying A, downward sloping demand। बताइए सप्लाई जो है वो किस तरीके का है? अगर सप्लाई पूछा होता है यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई का पूछा होता तो what would be the right answer? Let me know in the comment section, okay। फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर्व, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब हमने देखा कि डिमांड जो है प्राइस के बेसिस पे वेरी कर रहा है, बट देयर आर अदर एस्पेक्ट जिसके वजह से डिमांड में वेरिएशन आ सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ
वेरियस ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं एंड देयर आर सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर कि लाइक क्वालिटी वगैरह कैसा है, ये आप देखेंगे। फिर यू विल आल्सो सी कि क्या जो है प्राइजेस हैं। ओके, डिफरेंट अदर फैक्टर्स। इसी तरीके से सब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आप देखेंगे। यू विल सी कि कई बार कुछ तरीके के फूड्स जो हैं वो सर्टेन रिलीजन्स में, कल्चर एंड रिलीजन वगैरह देखेंगे उसमें अलाउड नहीं है। तो डिमांड कर्व उस वजह से क्या होता है, जब भी इस तरीके का वेरिएशन, इवन यहाँ पर इनकम भी आ जाता है, किसी का इनकम बहुत ज्यादा है तो वो जो है नॉर्मली इस तरीके से डिमांड कर रहा था, तो वो यहाँ पर अगर हम 100 पे देखें तो 10 आइटम्स नॉर्मल डिमांड है। बट अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इतने ही प्राइस पे 20 आइटम्स डिमांड करेगा। isn't it? So the demand curve shifts rightwards। जब भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो उस तरीके से ये होता है। तो हियर वी कैन सी डिमांड कर्व किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, कई बार डिमांड जो है ऐसा कि फ्यूचर में लेट्स से प्राइस बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, हमें पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो वेरी करेगा। क्या एवरेज इनकम पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी ये चीज जो है डिपेंड करता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सप्लाई डिपेंड करता है कि कितना रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, उसके बेसिस पे कितना सप्लाई करना है वो आप डिसाइड करेंगे। सप्लाई पे पहला इफेक्ट होता है, डिमांड पे नहीं। तो ये तो रूल आउट हो गया, ये एवरेज इनकम तो है ही है, राइट। तो हियर इफ यू से द करेक्ट आंसर वुड बी डी, कि फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे, उसके बेसिस पर भी आप डिमांड, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल। आपको पता है कि पेट्रोल अभी 100 रुपए है, कल जाके 150 होने वाला है, तो यू वुड डेफिनेटली रश टू बाय इट। आपको पता है क्योंकि परसों ये 200 होने वाला है, तो यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू बाय इट इमीडिएटली। ठीक है, सारे व्हीकल्स ले जाके आप पेट्रोल फिल करा के ले आएंगे। तो दैट इज द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में एक्सपेक्टेशन एंड एवरेज इनकम दोनों पर ही आपका जो डिमांड कर्व है वो डिपेंड करता है। क्लियर। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू व्हाट। ठीक है, अब ये बताइए आपके लिए है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड कर्व है ये क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो डिमांड कर्व था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इट रिलेट्स इट विथ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इजंट इट? प्राइस सी वुड बी द राइट आंसर। नाउ शिफ्ट्स इन सप्लाई। अब हमने डिमांड में जो शिफ्ट है वो देख लिया कि किस किस वजह से डिमांड में वेरिएशन आ सकता है, इनकम एंड ऑल ये हमारे होता है। अब सप्लाई कर्व में क्यों शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि सप्लाई कर्व तो जनरली क्या है, यहाँ पर अगर आप प्राइस ऊपर नीचे करेंगे तो आपका सप्लाई भी ऊपर नीचे होगा। लाइक प्राइस 100 रुपीज है तो 100 आइटम्स लेट से सप्लाई कर रहे हैं। प्राइस 50 रुपीज कर दिया तो लेट से 50 आइटम सप्लाई कर रहे हैं। तो वी मूव अलोंग द कर्व, तो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है प्राइस में वेरिएशन। प्राइस के अलावा कुछ और चेंजेस करेंगे, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे। अभी एआई आ गया है तो आप अपने जो फैक्ट्री है उसमें एआई को यूज कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ होता क्या है, सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। इजंट इट? द सप्लाई कर्व इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट। जब भी राइटवर्ड मूव करता है इट इज एन इंक्रीज इन द पर्टिकुलर वैल्यू। ऐसे ही अगर जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीजेस, तो आपका सप्लाई 100 आइटम सप्लाई कर रहे थे, अब फिर हो सकता है कि आप ड्रॉप कर दे टू 50 आइटम्स। ओके, बिकॉज प्राइस बढ़ गया है जो रॉ मटेरियल्स का है, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बना नहीं पा रहे, तो सप्लाई कर्व विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। इजंट इट? तो ऐसे चीजें हैं। तो सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई मींस क्या होता है, changes in factors other than a goods own price affect the supply quantity supplied। change in goods own price affect the quantity supplied, both A and B are none of this। तो शिफ्ट का मतलब होता है, अब जब भी इस प्राइस में वेरिएशंस करते हैं तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, शिफ्ट नहीं होता कर्व। ठीक है, पूरा कर्व यहाँ से वहां नहीं शिफ्ट होता। शिफ्ट कब होगा, प्राइस के अलावा किसी भी और क्वांटिटी में वेरिएशंस करेंगे देन। ठीक है, तो चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन अ गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। तो दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। ठीक है,
अब इसके अलावा इक्विलिब्रियम प्राइस कब होता है आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तब होता है जब हमारा जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, लेट अस से 300, एंड जो डिमांड किया जा रहा है 300 गुड्स है, तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जितने गुड्स सप्लाई होंगे वो पूरा क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इट इज एंटायरली गेटिंग डिमांडेड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस को हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है। दे कैन गिव यू डिफरेंट सिनेरियोस टेबल वगैरह देके कि कहाँ पर मार्केट क्लियरिंग प्राइस है, वो एग्जाम में दे सकते हैं। तो जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड सेम है, तो देयर यू विल बी हैविंग इक्विलिब्रियम, एंड उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। सो इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अब फोर्सेस बिहाइंड सप्लाई का, सप्लाई को कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस एब्सोल्युटली, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, कॉस्ट कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा। ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यस, टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होता है उतना ज्यादा जो है सप्लाई बढ़ता है। वी नो दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस, गवर्नमेंट अगर वेरियस पॉलिसीज करती है कि इतना से ज्यादा यहाँ पे सप्लाई नहीं होना है, बाकी जो है एक्सपोर्ट करना है, यहाँ करना है, तो सप्लाई को वो अफेक्ट डेफिनेटली करता है। तो ऑल ऑफ दीज एक्चुअली अफेक्ट द सप्लाई कर्व। तो हम कह सकते हैं डी शुड बी द राइट आंसर हियर, इजंट इट? अब 18 सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू, ठीक है। सप्लाई कर्व की बात करें तो क्वांटिटी सप्लाइड ये किससे रिलेट कर रहा है सप्लाई कर्व, आप बताइए। Yes, if you have answered C price, then it is absolutely the right answer. Already हम discuss कर चुके हैं. Now market equilibrium comes at the price at which quantity demanded equals quantity what? ठीक है, very simple question, मैंने already आपको बता दिया. Equilibrium कब आता है? When the quantity demanded, demand curve, supply curve, quantity demanded is equal to what? Quantity supply. Yes, अगर आप C आंसर कर रहे हैं, that is absolutely the correct answer. Okay. कमिंग टू क्वेश्चन 20, मनी सप्लाई रिफर्स टू, अब हम चैप्टर 14 में पहुंच चुके हैं। ओके, चैप्टर 14 में मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई होता क्या है? जब भी अगर आप देखो हमारी इकोनॉमी में जो मनी है वो एक पर्टिकुलर लेवल में, अगर नोट की बात करें तो वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। कॉइन्स की बात करें तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिंट किया जाता है। एंड एक्सटर्नल बाहर कंट्रीज से जो फॉरेन करेंसी वगैरह भी है वो आरबीआई एंड अदर एंटिटीज के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। आरबीआई के पास काफी सारा फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिजर्व्स के फॉर्म में रहता भी है। ओके, तो इस तरीके से ये सारा मनी जो इनिशियल सप्लाई होता है, इनिशियल सप्लाई के बाद ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है जहां पर ये मनी मल्टीप्लाई होता है। कैसे? जब आप बैंक अकाउंट में अपने पैसे, लेट से 100 रुपीज आपने डाले, तो 100 में से थोड़ा हमें पता है कि बैंक रिजर्व में रखता है, लेट से 50, एंड 50 उसने लोन में दे दिया, ठीक है। अब ये 50 रुपीज लोन में देने के बाद लेट से वो पैसा फिर इसने 50 यहाँ पर रख दिया, तो ऐसे मनी क्या हो रहा है, आपके अकाउंट में भी 100 है, फिर ये दूसरा पर्सन जिसको 50 में, उसके अकाउंट में भी 50 रुपीज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मनी मल्टीप्लाई होता है और बैंक के द्वारा ये ज्यादा जो है तेजी से ये मल्टीप्लीकेशन चलता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड देन फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो एस्पेक्ट है जहां पर आप देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक बैंक में ये मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मनी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब जब ये मनी फर्दर जाता है इनटू द इकोनॉमी, लोगों के हाथ में जाता है, तो लेट्स से एक ऑटो वाला है, ऑटो वाले ने आगे एक दुकानदार को 10 रुपए का नोट दिया, ठीक है, पान गुटखा कुछ खाने के लिए, और वो दुकानदार ने फिर दूसरे स्कूल में लेट से कुछ खरीदना था तो अपने बच्चे को वो नोट दे दिया। तो सेम नोट इज डूइंग द एक्ट ऑफ 10 प्लस 10 20 रुपीज, इजंट इट? तो ये फिर फर्दर मल्टीप्लिकेशन, इसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इज नथिंग बट हाउ मेनी टाइम्स जो ये मनी हैंड्स चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे कितने बार? एक, दो बार, ठीक है। ऐसे ही आप वेलोसिटी ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये चीजें फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दैट इज हाउ मनी गेट्स अप्लाइड इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। तो money supply refers to what? The amount of money in the banks, amount of money with the people, amount of money in circulation in an economy. ठीक है, मनी सप्लाई किस चीज से ज्यादा रिलेटेड है, ये चीज पूछी जा रही है। तो ऑब्वियसली वी कैन से जो भी सर्कुलेट हो रहा है मनी, उसको हम ज्यादातर जो है मनी सप्लाई कहते हैं। ऑल्दो ये दोनों भी आते हैं, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस, मनी, अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन।
देन नेक्स्ट वन इज नैरो मनी किसे कहा जाता है, तो इसको हम थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं। तो इनिशियली अगर हम देखें जो मनी सप्लाई का मैंने इनिशियल आपको चार्ट बताया कि आरबीआई के द्वारा जो नोट है वो प्रिंट किए जाते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉइन्स मिंट किए जाते हैं, एंड अदर डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास ऑफ डिफरेंट जो करेंसीज है वो सारा कुछ रहता है। ये सब कुछ मिलकर M0 या इनिशियल इसे हाई पावर्ड मनी या फिर बेस मनी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है, वन मोर नेम फॉर इट, रिजर्व मनी। तो M0 इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। M का मतलब मेजर, जीरो मतलब इनिशियल मेजर ऑफ मनी जो हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया गया है, M0। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया, जो भी कॉइन्स नोट ये सब हमारे जो है पैसे हैं, डिपॉजिट जो जनरली होते हैं इन द बैंक्स एंड अदर जो पोस्ट ऑफिस, ये दो जगह पे डिपॉजिट्स होते हैं, प्लस अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, राइट, आरबीआई के पास है, प्लस मनी जो सर्कुलेशन में है। ठीक है, मनी जो सर्कुलेशन में है, ये सारा पैसा M0 इनिशियल मनी कहलाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो मनी है वो डिपॉजिट्स में जाता है। कहाँ कहाँ जाता है, एक तो बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, दूसरा जिसमें गेट डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस, इजंट इट। तो ये डिपॉजिट्स में जब जाता है, सॉरी फॉर द वंडरफुल स्ट्रेट लाइंस, तो डिपॉजिट्स में ये पैसा जाता है। और ये किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, टू टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। पहला कौन सा डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट, एंड द अदर इज द टाइम डिपॉजिट। वैसे ही अगर आप पोस्ट ऑफिस में देखें वहां पे डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पैसे ले आए। तो M1 मनी की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग जो आपको देखने को मिलता है इन द, अब इसमें ये भी पार्ट है जो M0 वाला अदर डिपॉजिट वाला भी पार्ट है। ठीक है, अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है प्लस मनी जो सर्कुलेशन में है, ये सब कुछ भी ऐड किया जाता है। ओके, तो ये अलोंग विथ ये वाला पार्ट, अलोंग विथ जो बैंक में डिपॉजिट है, ये दो चीज अगर हम कंसिडर करें बाकी सब कुछ छोड़ के, तो दैट इज कॉल्ड M1, मेजर ऑफ मनी वन। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ मेजर ऑफ मनी। ये आरबीआई के कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए आरबीआई कंसिडर करता है ये डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी, M1। अब नेक्स्ट जो है M2, देन M3, M4, ऐसे करके चार मेजर्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब M2 में क्या है, जो मनी सर्कुलेशन में अदर डिपॉजिट में है वो तो है, along with that we also have the मनी जो बैंक के डिमांड डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट में है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मेजर है, दो इसको भी कंसिडर किया जा रहा है। अब इसके अलावा M3 क्या है, जो अदर डिपॉजिट सर्कुलेशन में मनी है वो, और सारा बैंक का डिपॉजिट, तो बी इट डिमांड या टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का कंसिडर नहीं किया जाता। M4 में सारे डिपॉजिट्स को कंसिडर किया जाता है। तो ये टेबल थोड़ा सा अगर आपको याद हो जाए तो इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें से जो जो बैंक के डिपॉजिट के बारे में ज्यादा डिस्कशन कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द आरबीआई। तो M1 एंड M3 को आरबीआई ने अलग नेम्स भी दिए हुए हैं, एक को नैरो मनी कहा हुआ है, दूसरे को M3 क्योंकि ज्यादा अमाउंट है उसे ब्रॉड मनी कहा गया है। ठीक है, ब्रॉड मनी कहा जाता है। क्लियर, M1, M2, M3, M4, M0 इसके बारे में क्लियर है। तो नैरो मनी में क्या क्या आता है ये पूछा जा रहा है। तो करेंसी विद द पब्लिक, यस, जो सर्कुलेशन में मनी है। डिमांड डिपॉजिट, यस, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स में है, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यस, दैट इज आल्सो देयर। नेक्स्ट क्या है, करेंसी विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट। M1 में टाइम डिपॉजिट तो है ही नहीं किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये तो गलत ही है। देन टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट स्टार्ट्स विद टाइम डिपॉजिट, गलत है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, बस यही है। नहीं, ये भी आएगा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी आएगा, तीनों चीजें हैं। ठीक है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मनी इन सर्कुलेशन या मनी विद पब्लिक, एंड डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, तो ये तीन चीजें, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ए। ओके, आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। नाउ टाइम डिपॉजिट किसे कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, आई होप यू नो डिमांड डिपॉजिट जो ऑन डिमांड पे किया जाता है, राइट। आपने डिपॉजिट किया बैंक में, तो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आपको ऑन डिमांड पे कर दिया जाता है। बट अगर आप एफ डी आर डी की बात करो तो यू नीड टू सैक्रिफाइस सर्टेन इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट है उसको सैक्रिफाइस करने के बाद आपको पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द
टाइम डिपॉजिट जो ऑन डिमांड पे नहीं किया जाता, ठीक है। पेड ऑन डिमांड, नो, नॉट पेड ऑन डिमांड, यस, रिलेटिवली लेस लिक्विड, ठीक है, यस एब्सोल्युटली, कि सेविंग्स करंट अकाउंट इजीली आप जो है कैश में कन्वर्ट करके ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं, सो इसको ज्यादा लिक्विड माना जाता है। बट एफडीआरटी जो है लेस लिक्विड माना जाता है, बिकॉज ये जल्दी से आप कैश में अपने ट्रांजैक्शंस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो यस, ये भी सही है, तो दैट इज व्हाई बोथ बी एंड सी, डी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है ना? अब इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली अब आपको आंसर पता होगा, बताइए क्या सही जवाब है? यस, पेड ऑन डिमांड, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉट पेड ऑन डिमांड दोनों हो ही नहीं सकता, रिलेटिवली लेस लिक्विड नहीं, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। Now coming to 24, which among the following statements is true about inflation? ठीक है, तो वो मनी सप्लाई रिलेटेड था। अब इन्फ्लेशन होता क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखो, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं चीजों के प्राइजेस, तो उसे हम मेनली इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इट इज नॉट दैट सिंपल। प्राइस राइज, ठीक है, किस तरह का? जनरल प्राइस राइज, ठीक है, दैट टू इन अ सस्टेन्ड मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम कंसिडर करें तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस राइज का मतलब क्या है? सिर्फ एक आइटम का प्राइस इंक्रीज हुआ, हाँ इन्फ्लेशन हो गया भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मॉल में गए, बहुत सारे चीजें वहां पर हैं, सभी का ऑलमोस्ट आपने देखा कि प्राइस इंक्रीज हो गया, इट्स कॉल्ड जनरल प्राइस राइज, ठीक है, दैट टू सस्टेन्ड, ऐसा नहीं कि एक दिन इंक्रीज हुआ कल घट गया, नो। सस्टेन मतलब 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल तक ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसे हम सस्टेन प्राइस राइज कहते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर उसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और अदर वन वुड बी जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट के वजह से पुश हो जाता है ऐसा इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? लेट्स से नॉर्मली अगर आप देखो किसी एक मार्केट में 100 प्रोडक्ट्स का 100 जो एप्पल्स उसका डिमांड है, एंड 100 एप्पल्स का सप्लाई भी है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल ओवर हियर, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट। नाउ अगर किसी रीजन से लेट्स से एक वेल्दी पर्सन आता, मुझे बहुत सारे एप्पल्स चाहिए, तो उसने 200 एप्पल्स का डिमांड क्रिएट कर दिया, बट सप्लाई तो 100 एप्पल्स का ही है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इतना एप्पल्स तो है नहीं, हमें मंगवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा होगा। उसने कहा ठीक है, आई एम वेरी वेल्दी, मैं पे कर सकता हूँ, तो क्या हुआ? एप्पल्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, इजंट इट? तो जब भी डिमांड का सप्लाई के कंपैरिजन में हाई हो जाता है, देन विल कॉल इट अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज लाइक नॉर्मली आप चीजों का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो अपना खुद का प्रॉफिट होगा, फिर इसमें ऐड करते हैं जो कॉस्ट लगा, ठीक है, लोगों को पैसा दिया, फिर रॉ मटेरियल लेकर आए, वो सब, तो उससे फाइनल जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। अब क्या होगा, लेटेस्ट से सभी कह रहे हैं कि मेरा सैलरी इंक्रीज करो, ये करो, वो करो, ठीक है, तो ये सब कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो प्रॉफिट है कंपनी सेम रखना चाहती है, बट आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में जो फाइनल प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, isn't it? बट दिस विल हैपन, लेट्स से सैलरी बढ़ाने को कह रहा है, आपने स्टाफ ही रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास अब अल्टरनेटिव है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क नहीं करेगा। when there are no alternative, तो then cost push inflation works। तो इस तरीके से दो टाइप्स हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट? तो what is true about inflation? The rise in general level of prices leads to fall in purchasing power, ठीक है, तो जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आपका परचेजिंग पावर भी डिक्रीज हो गया, यानी कि 100 रुपीज का नोट लाकर आप 4 फ्रूट्स खरीद पा रहे थे पहले, ना 100 रुपीज, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, नोट लाकर आप 2 ही फ्रूट्स खरीद पा रहे हैं, तो आपका पावर ऑफ परचेजिंग थिंग्स जो है वो भी reduce हो जाता है इन दिस कंडीशन। तो यस, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू, तो बोथ ए एंड बी, सी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। इज दैट क्लियर? नाउ अब इन्फ्लेशन को मेजर एंड कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स। अब ये प्राइस इंडेक्स जो है ये मेनली वी कैन से 3 डिफरेंट टाइप्स का है। एक तो जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, बनता है फैक्ट्री वगैरह में, बनने के बाद ये क्या होगा, ये आएगा टू द होलसेल मार्केट, इजंट इट? तो होलसेल मार्केट में क्या प्राइसेस में वेरिएशन है? भैया होलसेल मार्केट से कहाँ जाएगा? होलसेल मार्केट वहां होता है जहां पर सारे शॉपकीपर्स, आपके घर के जो शॉपकीपर्स है वो सब खरीदते हैं, जाकर बल्क में खरीदते हैं ना, दैट इज अ होलसेल मार्केट। अब वहां से शॉपकीपर के पास आता है द रिटेल लेवल, ठीक है, अब रिटेल लेवल आपके कंज्यूमर्स को जो गुड्स हैं वो सेल करता है, इजंट इट?
तो दोनों लेवल्स पे प्राइस में वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस वेरिएशंस होते हैं उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, इसके थ्रू मेजर किया जाता है। एंड कंज्यूमर या रिटेल लेवल पे जो प्राइसेस में वेरिएशंस होते हैं उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है। अब प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर बेस ईयर यानी कि लेट्स से 2011 में चीजों के प्राइसेस, एक बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस 100 रुपीज था, वो इंक्रीज होकर अभी 150 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, 50 यूनिट्स का इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है। तो यस, दैट इज कॉल्ड द प्राइस इंडेक्स। कंपैरिजन किया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर से, जिसे बेस ईयर कहा जाता है। ओके, तो जनरली जो डिफरेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज लाइक मॉनेटरी पॉलिसी जो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसमें मेन उनका टारगेट होता है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। ओके, वो कैसे इंश्योर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड करके एक टाइप ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, इसमें वेरिएशंस को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो टारगेट की ग्रोथ इसमें 4% से ज्यादा पिछले महीने कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए। हो भी रहा है तो ±2% चलेगा, 2 से 6% का रेंज, बट नॉट मोर देन दिस। तो ये रेंज फिक्स किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रेंज डिसाइड किया जाता है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 2026 तक का रेंज डिसाइड किया गया एंड आगे का फिर इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। तो ऐसा ये सब है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर या फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो ये दो टाइप्स मैंने बता दिए, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेशन। और ये दोनों टाइप्स जो है मंथली बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। और देयर इज अनदर वन व्हिच इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। लाइक पहले जो है पूरे सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस, अगर हम 2011 ऐसे कोई ईयर का अगर हम प्राइसेस देख रहे हैं एंड उस ईयर में जो प्राइसेस है उसके हिसाब से अभी के जो जितने गुड्स है उनका जो टोटल जीडीपी है, टोटल कॉस्ट है, टोटल इनकम, नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, रियल जीडीपी, बिकॉज वो जो प्राइसेस है उन्हें कांस्टेंट प्राइसेस कहा जाता है। ये प्राइसेस के हिसाब से 2011 में जो प्राइसेस थे वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। अभी क्या हो गया, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गया प्राइसेस, इजंट इट। तो अभी का अगर आप कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस के बेसिस पर जीडीपी कैलकुलेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और ये नॉमिनल जीडीपी क्या रिफ्लेक्ट करता है, प्राइस कितना इंक्रीज हो गया सारे गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर लेट्स से अभी 800 रुपीज प्राइसेस है, उस समय 400 रुपए था, तो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 टाइम्स। हाउ डिड यू कैलकुलेट 800 बाय 400, isn't it? That means nominal GDP by real GDP। तो ये nominal GDP by real GDP के वैल्यू को हम GDP डिफ्लेटर कहते हैं। और ये एवरी 3 मंथ्स यानी कि पर क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। बट WPI CPI मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्लीज याद रखिएगा, एवरी मंथ। तो मेनली पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है यहाँ पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द राइट आंसर। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइस एट विच लेवल, आप बताइए, ठीक है, होलसेल लेवल पे क्या मेजर करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, रिटेल लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। ऑल्सो देयर इज अ प्रोड्यूसर यानी कि फैक्ट्री लेवल पे प्राइसेस चेंजेस जो हो रहे हैं, प्राइस में चेंजेस, उसको भी मेजर किया जाता है थ्रू अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, बट इंडिया में मोस्टली वो यूज नहीं होता, सो वी डू नॉट डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, तो रिटेल लेवल या कंज्यूमर लेवल, द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टर्म है दैट इज रिटेल लेवल। तो रिटेल लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइसेस को मेजर करता है, सो बी इज द राइट आंसर। ऑड वन आउट यहाँ पे आपको पिक करना है। ओके, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, मनी। तो हमने देखा था जो पहले कंसिडर किया था, पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था कि कैसे जो है we have a very good sequence जहां पर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कुछ भी आइटम बनाना है, तो कुछ भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है, तो देयर आर 4 थिंग्स रिक्वायर्ड। एक तो है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड मतलब जगह चाहिए, फैक्ट्री बनाना है तो फिर उसमें लेबर आके काम करे, कैपिटल पैसा चाहिए, एंटरप्रेन्योर आइडियाज चाहिए जो हेड्स देते हैं। तो इन सभी को फिर पेमेंट भी मिलना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट्स मिलना चाहिए। लैंड के सामने क्या पेमेंट करते हैं, रेंट दिया जाता है।
ठीक है, लेबर को वेज दिया जाता है, कैपिटल यानी कि जो भी आपको अपने मनी इकट्ठा किया हुआ है उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है ना। दीज आर द फोर फैक्टर पेमेंट्स। सो ठीक है, तो यहाँ पे द ऑड वन आउट कहा जा रहा है, रेंट इंटरेस्ट वेजेस तो ठीक है, मनी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मनी नहीं, प्रॉफिट होता तो सही था, मनी इज द ऑड वन आउट, so D is the right answer. According to John Maynard Keynes, rate of interest and bond prices are related. ठीक है, तो अब हम चैप्टर 15 में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जॉन मैनार्ड कीन्स की, जेएम कीन्स की एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की थियोरी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट थियोरी से रिलेटेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट की थियोरी से रिलेटेड चैप्टर 15 है, तो इसमें हम दो थियोरीज के बारे में मेनली देखते हैं। एक तो क्लासिकल थियोरी जो पहले लाई गई थी, ठीक है, सबसे पहले लाया गया था क्लासिकल थियोरी। तो ये क्लासिकल थियोरी जो है फिशर मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, याद है ना, एंड पिगो नाम के तीन जो मेन साइंटिस्ट इनके द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या है, उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड बेस्ड अपॉन सप्लाई ऑफ सेविंग्स, किसी के पास थोड़े सेविंग्स है तो वो सप्लाई करेगा, फॉर व्हाट, टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डिमांड को मीट करने के लिए। तो एक सप्लाई डिमांड से रिलेटेड है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरीके से क्लासिकल थियरी में कहा गया। अब जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा ये सब कुछ बकवास है, सही नहीं है, सप्लाई से कोई रिलेशन नहीं है, डिमांड से कोई रिलेशन नहीं, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ये सब चीजों से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा किसी के पास जो है पैसा है तो वो अपना अभी खर्च करने के टेंडेंसी को सैक्रिफाइस करके किसी को लोन दे रहा है, तो उस हिसाब से फिर मनी का जो एक्सचेंज है, मनी किस तरीके से वो मेंटेन करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर हमारा जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है। तो हिज थियरी इज कॉल्ड द मॉनेटरी थियरी। और इन्होंने कहा कि एक इकोनॉमी, एक इमेजिनरी इकोनॉमी में दो जो दो चीजों को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, टू थिंग्स, जिसमें टू एसेट मॉडल इनका था, जिसमें पैसे लगाए जा सकते। पहला है कि फ्रीली अपने पास जो है कैश के फॉर्म में या फिर करंट अकाउंट के फॉर्म में आप मनी जो है लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं। दूसरा है कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट के बारे में जब ये बता रहे थे तो ही वाज टेलिंग अबाउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। तो बॉन्ड होता क्या है, लेटर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक कागज दिया कि भाई मुझे 90 रुपीज दो तो मैं आपको 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जो भी है टाइम पीरियड दूंगा, ठीक है, दैट्स 2 ईयर्स। और एवरी ईयरली बेसिस पे 10% आपको जो इंटरेस्ट भी मिलेगा ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। तो इसे पार वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कहा जाता है, इसे बॉन्ड प्राइस कहा जाता है जो आपने एक्चुअली पे किया, इसे कूपन या इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। लेट्स से दिस इज बॉन्ड है, अब मार्केट में एक बॉन्ड आ गया 100 रुपीज, 10% इंटरेस्ट, 90 रुपीज आपने पे किया, 2 ईयर्स टाइम पीरियड है एंड इंटरेस्ट लेट से 15% है। तो जब ये इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड आप खरीदेंगे, ये 10% वाले 15% वाला, ऑब्वियसली 15% वाला खरीदेंगे, है ना। तो ऐसे में मुझे ये बॉन्ड के कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि बॉन्ड ए भी लोग खरीदने लगे, राइट। पे कर रहे 90 और फाइनली 100 मिल रहा है, यहाँ भी 90 100 मिल रहा है, तो ये बॉन्ड प्राइस को मैं वेरी कर सकता हूँ बिकॉज 100 पर 10% तो छप चुका है बॉन्ड के ऊपर, अब वो चेंजेस नहीं किए जा सकते। इसको मैं लेट्स से मैंने 50 कर दिया, ओके। तो डिफरेंस इज हाउ मच, यू पेड 50 बट यू आर गेटिंग 100, तो 50 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट प्लस 10% जो है ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट भी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब बॉन्ड ए भी जो है अट्रैक्टिव है। तो ऐसे केस में व्हेन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द बॉन्ड प्राइस हैड टू बी डिक्रीज्ड। तो बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एंड जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा अगर आपको बॉन्ड के ऊपर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 30%, तो आप लिक्विड मनी जो है, ये यहाँ पे अगर हम प्लॉट करें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, तो बॉन्ड पे हाई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कोई कुछ भी पैसा जो है लिक्विड फॉर्म में अपने पॉकेट में इस तरीके से कैश वगैरह नहीं रखेंगे, सारा इन्वेस्ट कर देंगे। अब बॉन्ड के ऊपर अब 2% इंटरेस्ट मिल रहा है तो सारा पैसा आप लिक्विड फॉर्म में रखना चाहेंगे, ओके। तो ये दो जो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द कर्व फॉर लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इसे कहा जाता है या डिमांड कर्व भी कहा जाता है। इसके ऊपर अगर हम देखें आरबीआई जो सप्लाई ऑफ मनी उसे फिक्स कर देता है और जहां पर ये मिलते हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से ये कर्व जो है आपको देखने को मिलता है। तो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया गया यहाँ पर बॉन्ड प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा, दैट वाइस वर्सा इज आल्सो क्लियर, करेक्ट, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके अलावा कीन्स एक्सप्लेन्ड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योरली, प्योरली किससे रिलेटेड था, रियल फोर्सेस, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, सोशल फोर्सेस। तो मेनली मनी रिलेटेड जो है, मनी किस तरीके से आप लिक्विड मनी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फॉर्म में से एक्सप्लेन किया गया था। तो प्योरली मॉनेटरी फोर्सेस जो है इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द, ये जो हमने देखा दो थियोरीज, एक तो क्लासिकल थियोरी, एक कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। अब ये दो थियोरीज अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहते हैं। अब इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हिक्स हैंसन नाम के दो जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने काफी जो है डिफिकल्टी से चीजें की। ओके, तो अगर क्लासिकल थियोरी की बात करें, इनका कर्व अगर हम देखें तो वो डिपेंड करता है ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, कम होगा तो फिर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड फंड्स का सप्लाई, अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ज्यादा सप्लाई करेंगे, कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो कम। तो वो इस तरीके से होगा। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो कर्व है ये मनी डिमांड या फिर लिक्विड मनी पे डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं। इनको कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए हिक्स एंड हैंसन ने काफी मेहनत की। एंड जो क्लासिकल थियोरी है इससे आईएस कर्व यानी कि जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व को डिराइव किया, जहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब इनकम से रिलेटेड कर्व इन्होंने डिराइव किया। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी से भी एलएम कर्व को डिराइव किया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इसमें भी फिर इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम इनके बीच रिलेशनशिप आ गया था, ठीक है। तो अब तो कॉमन पैरामीटर्स है तो इन दोनों कर्व्स को जोड़कर एक साथ लिखा जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड आईएसएलएम कर्व, ठीक है। इसी को हम आईएसएलएम कर्व कहते हैं। अब ये आईएस कर्व जो है क्लासिकल थियोरी से निकला हुआ है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व, एलएम कर्व लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स उससे निकला हुआ है। तो एलएम का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिटी मॉडल, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम, लिक्विडिटी एंड मनी मॉडल, लिक्विडिटी एंड मनी। बताइए क्या सही जवाब होगा। यस, बी शुड बी द राइट आंसर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। ओके, तो एलएम कर्व का ये मतलब है। नो IS इज derived फ्रॉम वेयर, आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन। क्लासिकल केन्स लिक्विडिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑब्वियसली IS कर्व जो है क्लासिकल थियोरी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स जो कर्व है वो क्लासिकल थियोरी से डिराइव्ड है, तो इज द राइट आंसर। Now LM कर्व कहाँ से डिराइव्ड है, वेरी इजी, केनीजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो बी शुड बी द राइट आंसर हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, चैप्टर 16। यहाँ पर अगर हम देखें बिजनेस साइकिल की बात की गई, व्हाट इज दिस बिजनेस साइकिल। जब भी आपको इकोनॉमी में देखें तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, उसी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो देयर आर 4 फेजेस दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर। सबसे पहला फेज जो है वो एकदम हाई डिमांड के तरफ ले जाता है, जिसे बूम फेज कहते हैं, ठीक है। बहुत हाई डिमांड इकोनॉमी में हमारा जीडीपी, नेशनल इनकम सब बढ़ता ही जा रहा है। अब एक पॉइंट आता है पीक, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते भाई। तो उस पॉइंट से फिर कई बार होता है कि डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये जो है इसे हम रिसेशन कहते हैं, जहां पर हमारा डिमांड डिक्रीज होने लगता है। अब ये नेगेटिव में चला गया तो डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और वहां से फिर हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो चौथा स्टेज जो है रिकवरी स्टेज है, क्लियर। और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अगर हम देखें तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज इनके वजह से जाते हैं, राइट। बहुत ज्यादा बूम, बहुत महंगी चीजें मिलने लगती हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है। सैलरीड एम्प्लॉयज का सैलरी तो बढ़ता नहीं है, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, वो डिमांड ही कम कर देते हैं। जब उन्होंने डिमांड कम कर दिया, रिसेशन, डिप्रेशन वेट करते हैं कि एकदम बहुत कम प्राइसेस हो जाए। डिप्रेशन में बहुत कम होते हैं चीजों के प्राइसेस, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम रहता है, बहुत कम लोग एम्प्लॉयड। अब डिप्रेशन का कुछ बिजनेस ही नहीं हो रहा तो लोग एम्प्लॉय करके क्या करेंगे, निकालो, ठीक है। तो वो फिर इसके बाद रिकवरी। तो कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था, नेगेटिव में चला गया था, फिर अब हम रिकवरी फेज में। तो इस बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। बिजनेस साइकिल इज आल्सो नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक साइकिल। इज दैट क्लियर।
So B should be the right answer over here. बिजनेस साइकिल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो यहाँ पर चार चीजें दी गई हैं, पिक द ऑड वन आउट कहा जा रहा है। बूम, डिप्रेशन, स्लो डाउन, रिकवरी। तो स्लो डाउन कोई फेज हमने डिस्कस नहीं किया। बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, ये चार फेजेस डिस्कस किए हैं। तो सी शुड बी द ऑड वन आउट, इजंट इट? 35 अंडर एम्प्लॉयमेंट बोथ मेन एंड मटेरियल्स कब होता है? ठीक है, तो बूम फेज में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रिसेशन में, बूम फेज रिसेशन में एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा होने लगता है, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो जाना, एकदम एक्सट्रीमली कम हो जाना, वो डिप्रेशन फेज में, देन रिकवरी फेज में फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होता है? डिप्रेशन फेज में हमें देखने को मिलता है, वेरी लो डिमांड। विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ऑल्सो नोन एज द क्राइसिस? ठीक है, तो कहाँ पर क्राइसिस सेट इन होता है? तो जैसे ही चीजें नीचे जाने लगती हैं, ठीक है, उसे क्राइसिस कहते हैं, मतलब अभी संभाला जा सकता है, क्राइसिस में गया है, तो रिसेशन फेज जो है, दिस इज कॉल्ड द क्राइसिस फेज। एंड जो बूम फेज है, ये सेलर्स मार्केट कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सेलर्स मार्केट। क्यों? बूम फेज में डिमांड बहुत हाई होता है, तो सेलर जो भी चाहे उस प्राइस पे फिक्स करके अपना गुड्स को बेच सकता है, तो सेलर्स मार्केट कहा जाता है बूम फेज को। रिसेशन इज कॉल्ड द क्राइसिस फेज। ठीक है, तो दैट इज व्हाई क्राइसिस फेज शुड बी डी, रिसेशन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर 17, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे टूल्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है कि इन्फ्लेशन को विद इन द रेंज रखा जाए। याद है आपको क्या रेंज है? सीपीआई कंबाइंड के बारे में मैंने आपको बताया, इसका रेंज 4% इज द टारगेट एंड 2 to 6%, प्लस और माइनस 2% तक ये हो सकता है, यानी कि -2, 2% एंड 6% का रेंज है। ठीक है, ये 2026 मार्च 31 मार्च तक का टारगेट है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हमारा है, एंड इसको करने के लिए कई सारे टूल्स है आरबीआई के पास, दैट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स। तो कुछ टूल्स हैं जिन्हें इंटरेस्ट रेट्स कहा जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट इज द रेपो रेट। रेपो रेट इज के बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट लगता है नॉर्मल लोन्स लेने के लिए, तो उसे हम रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। लोन लेने पे कुछ गिरवी तो रखना है, कोलेटरल रखना है, बैंक्स कीप देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद आरबीआई, और फिर जब वो रीपर्चेज करते हैं उसे हम रेपो या रीपर्चेज रेट कहते हैं। अब नॉर्मल से ज्यादा आपको ये वनडे के लिए खाली लिया जा सकता है मेनली लोन। ठीक है, ये रेपो के थ्रू। अब इससे ज्यादा अगर आपको लोन लेना है सेम डे पे, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ के थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट पे करके लिया जा सकता है। और अगर आपको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लेना है, तो बैंक रेट के थ्रू बैंक जो है लोन ले सकते हैं। ठीक है, लाइक 28 डेज तक का। तो एमएसएफ एंड बैंक रेट, ये पिनल मतलब एक्स्ट्रा आप लोन ले रहे हैं तो पिनल इंटरेस्ट पे करना रहता है। लाइक रेपो रेट 5 है, तो एमएसएफ एंड बैंक रेट थोड़ा हाई होते हैं उससे, एंड इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब बैंक रेट के थ्रू अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, तो ऐसे केस में कुछ ना कुछ तो कोलेटरल यहाँ भी बैंक को रखना पड़ेगा। तो कोलेटरल ऐसे केस में बैंक्स ने जो डिस्काउंटेड बिल्स है, लाइक किसी सेलर है, सेलर ने एक बिल जनरेट किया और वो बिल बायर को दिया, बायर इमीडिएटली पे करने के जो है कंडीशन में नहीं है, तो वो बायर ने कहा कि मैं बाद में पे करूंगा, तो सेलर ये बिल लेकर बैंक के पास आ गया, तो बैंक ने कहा कि ठीक है, आई विल मेक द सम पार्ट ऑफ द पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड लेकर बैंक के पास गए 100 रुपीज का, तो आपको 90 रुपीज का जो है पैसा लोन में दे दिया जाता है। ये लोन नहीं है, बिल के सामने 90 रुपीज पे कर दिया जाता है। फिर सेलर कहता है कि जो पैसा आएगा ना, वो फिर रिसीव होगा, वो फिर मैं आपको दे दूंगा। 100 रुपीज बैंक को मिलता है, यानी कि 10 रुपीज का प्रॉफिट है बैंक का। ठीक है, 100 का बिल 90 पे किया, 10 रुपीज का प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो बिल्स रखे हुए हैं, तो डिस्काउंटेड बिल कहा जाता है। तो ये डिस्काउंटेड बिल्स को गिरवी पे रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है आरबीआई के पास एज अ कोलेटरल। दैट इज वाई बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट? ऑलमोस्ट ये सारे ही कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो बैंक रेट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज व्हाट? डिस्काउंट रेट। ओके, सब्सिडी मार्जिनल रेट नहीं, डिस्काउंट रेट से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंटेड बिल्स है उनको एज अ कोलेटरल रखा जाता है बैंक के द्वारा आरबीआई के पास टू टेक दिस लोन, एंड इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 28 डेज तक का हो सकता है। पीनल इंटरेस्ट है एमएसएफ से इक्वल होता है बैंक रेट। देन देर आर अदर टूल्स जो आरबीआई यूज करता है। ओके, तो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, जो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है,
तो कैसे, लेट अस से बैंक के पास 100 रुपीज जो है डिपॉजिट में आया, तो पूरा का पूरा 100 लोन में दे सकता है क्या बैंक? नहीं, थोड़ा पार्ट उसे रिजर्व में रखना पड़ता है, लेट से 20 रुपीज, तो 80 हमारे इकोनॉमी में गया। अब अगर आरबीआई ने ये रिजर्व वाला पार्ट जो है बढ़ा दिया तो 30, इकोनॉमी में कितना जाएगा? 70। कंट्रोल हो रहा है ना पैसा जो इकोनॉमी में जा रहा है। तो ये जो रिजर्व है टू टाइप्स के हैं जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है, वन इज सीआरआर एंड द अदर इज एसएलआर। ठीक है, सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें सिर्फ कैश के फॉर्म में मनी को रखा जाता है। एसएलआर में कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीन तरीके से। एंड सीआरआर के प्रोविजंस आपको सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट देखने को मिलेंगे, बड़ा भाई एंड छोटा भाई। एसएलआर के आपको प्रोविजन सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फोटो आगे पीछे कर देने का। ठीक है, तो ये और एसएलआर जो है बैंक्स आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, एसएलआर बैंक्स अपने पास ही इटसेल्फ अपने पास मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रूड फैक्ट्स है। तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो एक्चुअली। ठीक है, तो सी शुड बी द राइट आंसर। अब एसएलआर को एक्सपैंड करिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है एसएलआर को, तो ऑब्वियसली बी यहाँ पे सही है। सारे फैक्ट्स भी मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नाउ आरबीआई ऑल्सो डज सर्टेन एक्टिविटीज, लाइक अगर हमारे इकोनॉमी में पैसा जो है बढ़ाना है, बहुत सारा पैसा बढ़ाना है, तो ऐसे केस में क्या करेगा? आरबीआई के पास बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले जाकर अगर जो है हमारी इकोनॉमी में सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनके पास आ गया और इनके पास जो पैसा है वो आरबीआई को दे दिया, तो ऐसे पैसा को सक करने का काम, पैसा निकालने का काम करता है। और कई बार इन्वेस्टर्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, तो आरबीआई खुद ही मार्केट में कूद के हाँ मुझे बेच दो ऐसे करके इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता है, तो क्या होगा? आरबीआई बहुत सारा पैसा मार्केट में डाल देता है इस तरीके से। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू ये जो है इकोनॉमी में जो मनी है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। ओके, इसके थ्रू एक प्रोसेस विच इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन ये किया जाता है। व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? लेट्स से बहुत सारा पैसा हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट होकर आ गया, या फिर जैसे नोटबंदी है, बैंक नोट मोनेटाइजेशन, उस टाइम पे बहुत सारा पैसा हमारे इकोनॉमी में आ गया था, तो उस सारा पैसा को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा आरबीआई को, है ना? वो कैसे करेगा? अपना पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाकर यहाँ पे सेल करता है, फिर आरबीआई सारा पैसा अब्सॉर्ब करता है, इसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, राइट? तो इस तरीके से इनको करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स इशू करने का राइट जो आरबीआई को देता है, जिसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब ले जाके सेल करो, पैसा लेकर आओ, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या ए होना चाहिए, ओएमओ का फुल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, हमने आरबीआई की पॉलिसीज के बारे में बात किया, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को फिस्कल पॉलिसी। मेन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? एक्सपेंडिचर लेट से 10,000 का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8,000 तक कमा ले रही है, बाकी 2,000 तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना बोरो करके, तो दिस इज द इनकम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग, एंड ये 2,000 इज द डेफिसिट, कमी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ये डेफिसिट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है गवर्नमेंट का। ओके, तो इस डेफिसिट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पहले कर नहीं पा रहा था, तो खुद एक एक्ट भी लेकर आया, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कंट्रोल में रखा जाए, एंड इस तरीके से बजट को मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया कि डेफिसिट को कंट्रोल में रखना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट है, आगे चैप्टर 19 में आता है। तो यस, ये सारे डेफिसिट को कंट्रोल में रखना होगा। ये किस में दिया हुआ है? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, सो इफ यू एक्सपैंड आरबीएम एक्ट क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? एफआरबीएम एक्ट 2003 में लाया गया था, 2004 से ये जो है एप्लीकेबल हो गया था। तो यस, 2003 में इसे एनएक्ट कब किया गया था? लाया कब गया था? एक्ट आया था इन 2003। ठीक है, एम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ हाउसहोल्ड्स आर डिवाइडेड इनटू। ठीक है, अगर आप किसी हाउस होल्ड का देखो तो उनका कंजम्पशन किन किन तरीके से आपको देखने को मिलता है।
ओके, किस किस चीजों पे वो खर्च करते हैं? एक तो ड्यूरेबल गुड्स लाइक लैपटॉप, फोन काफी सालों तक चलता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं इसको, जैसे फूड प्रोडक्ट्स है, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कंप्लीट। ब्रेड है, 2-4 दिन में का खाना होता है। एंड सर्विसेज, इन सभी चीजों पे खर्च करते हैं ना हम, राइट? तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर शुड बी डी। एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का किस किस पे जाता है? इन सभी चीजों पे जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। ना फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन किन्हें कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज बताइए फटाफट से। Right? Yes, if you're answering C, land, labor, capital, entrepreneur, so your answer is absolutely correct. Factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur. Now, market price क्या होता है? Is the price for which a good or service is offered in the market place. ठीक है, तो ये market price को हम और क्या कहते हैं? Nominal price, economic price, marginal price या deficit price. ठीक है, guess करिए आंसर क्या होगा? यस, बी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक प्राइस, जो सबके लिए सही हो, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, सबके लिए सही हो, दैट इज फॉर द मार्केट प्राइस। एंड इकोनॉमिक है सभी के लिए टू सेल एंड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस, तो इकोनॉमिक प्राइस कहा जाता है इसे। ठीक है, नाउ कमिंग टू चैप्टर 19, तो इसमें कई सारे हम देख सकते हैं। चैप्टर 19 में मेनली बात बजट की जाती है। तो व्हाट इज बजट? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इनकम है और डेफिसिट है। तीन चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं, डेफिसिट इज दिस पार्ट जो कमी है गवर्नमेंट का। 10,000 कमा लिया, 8,000 जो है कमा लिया, 10,000 एक्सपेंडिचर करना है, 8,000 कमाया हुआ है गवर्नमेंट ने, 2,000 जो बच रहा है, ठीक है, तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट है, ये कवर अप करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। एंड जो कमाया हुआ है, राइट, इनकम भी है, ये इनकम डिफरेंट सोर्सेस से आता है, राइट, एंड ऑल्सो एक्सपेंडिचर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजों पे खर्च किया जाता है। ओके, और ब्रॉडली अगर हम देखें तो इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस बजट को। एक तो जो हमारा रेवेन्यू पार्ट है, रेवेन्यू मीन्स जिसमें कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन से रिलेटेड इनकम जो आता है, उसे हम रेवेन्यू पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। द अदर इज कॉल्ड द कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज जहाँ पर एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को लोन दे रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी लोन का रिकवर्ड मनी वापस आ रहा है, तो ये क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। रिसीट यानी कि पैसा वापस आ रहा है, नॉन डेट यानी कि कोई यहाँ पे लोन डेट क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है, लोन क्रिएट नहीं किया गया है, बस पैसा वापस आ रहा है। ठीक है, इसी के सामने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी से लोन लिया हुआ है, टेकन लोन फ्रॉम समवन, तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इसे कहा जाता है। ठीक है, लोन अब डेट क्रिएट हो गया, उस पर पेमेंट करना है वापस, दैट। अब रेवेन्यू में भी देयर आर ऑब्वियसली टू थिंग्स। रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दो तरह के होते हैं, एक तो टैक्स, नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्सेस आर इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी आप शॉपकीपर को पे करते हो, वो फिर गवर्नमेंट को करता है। इनकम टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर पे करते हो, रिटर्न क्लेम करते हो। अब नॉन टैक्स क्या है? फीस और कई मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जाते हो तो वहां से आपको पैसे मिलते हैं, फिर आप अलग अलग जगह पर जो है पेमेंट्स करते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो ऑल ऑफ दिस कम अंडर द नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये रिसीट हो गया। देन एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गुड्स के ऊपर एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ओके, तो एक्सपेंडिचर में इवन इंटरेस्ट पेमेंट भी आ जाता है। जो लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो लोन तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है जो कि एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है तो वो एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से बजट जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बजट का टोटल रेवेन्यू, टैक्स टैक्स रेवेन्यू जो रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे जो है यूटिलाइज करना है? पहला, एनसीसीडी नाम के एक फंड में जो है वो सारा थोड़ा पार्ट जो है देना पड़ता है, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा पार्ट देना पड़ता है, एंड रिमेनिंग स्टेट्स को देना पड़ता है, स्टेट शेयर।
एंड इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होगा। तो दैट इज द टोटल टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जा रहा है। तो एनसीसीडी इज व्हाट, नेशनल कैलामिटी, यानी कि जो बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं उस टाइम पे पैसा कहाँ से आता है खर्च करने के लिए, तो ये कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी, और ये ड्यूटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स का थोड़ा पैसा, और साथ के साथ जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लाइक कई जगह पर हम कुछ टैक्सेस वगैरह पे करते हैं व्हाइल बाइंग सेलिंग थिंग्स, तो उसमें भी एनसीसीडी कई बार ऐड होता है कुछ चीजों में। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हियर। अब पिक ऑड वन आउट। ठीक है, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट रिसीट एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू जो रिसीट है, इनकम है, वो दो तरह का होता है, मैंने आपको कहा था, टैक्स एंड नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स में क्या क्या आता है, कस्टम्स एक तरह का टैक्स है, जब गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो पे करते हैं। सर्विस टैक्स भी एक तरह का टैक्स है, जीएसटी। देन इनकम टैक्स इज एक टैक्स। तो ये तीनों टैक्स टाइप्स हैं। तो ऑड वन क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीट, जो कि नॉन टैक्स रिसीट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर। कमिंग टू दिस वन 48, पिक द ऑड वन आउट। सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने को के द्वारा सिक्योरिटीज इशू किए गए हैं स्मॉल सेविंग्स अगेंस्ट। तो सिक्योरिटीज इशू करने का मतलब क्या है, इसने कुछ लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उसके सामने कागज दिया है कि हाँ भाई आपको ये लोन इस तरीके से रिपे किया जाएगा, तो लोन लिया गया है। तो ये कैपिटल रिसीट है, दैट टू डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है ना, डेट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कि बाद में इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, तो ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, क्योंकि ये जो पैसा रिकवर हुआ है, जो पैसा हमने दिया था रिकवर हुआ है, तो इसमें डेट कोई क्रिएट नहीं हो रहा। स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स के थ्रू जो पैसा दिया जा रहा है वो भी डेट क्रिएटिंग है, बाद में फिर पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है गवर्नमेंट को। एंड अदर रिसीट्स जो है ये भी मोस्टली डेट क्रिएटिंग होते हैं। तो दैट इज वाई व्हाट इज द ऑड वन आउट हियर, रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। सो दैट इज द ऑड वन ओवर हियर, दूसरा टाइप का है। ठीक है, अगेन पिक ऑड वन आउट, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट, पेंशंस, सब्सिडीज, पुलिस। ओके, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो लोन दिया जा रहा है, पेंशंस जो दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, राइट, ये सारा कुछ जो है पेमेंट किया जा रहा है ओवर डिफरेंट थिंग्स। नाउ पुलिस, पुलिस को भी थोड़ा पेमेंट किया जा रहा है। तो हियर वी कैन सी लोन जो पब्लिक एंटरप्राइजेस को दिए जा रहे हैं, ये तीनों तो आपके कंजम्पशन रिलेटेड पेमेंट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाते हैं, इजंट इट, इसमें कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। बट लोन जो दिया जा रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, लोन देना, दैट इज एसेट दैट इज बीइंग क्रिएटेड, आपको खुद ही पता है बैंक में। तो दैट इज वाई ए शुड बी द राइट आंसर। एंड फाइनली फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पर बात करें, तो जो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, 10,000 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है, उसमें से 5,000 लेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमा लिया है, एंड बाकी कमी पड़ रहा है, यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है। ओके, डेफिसिट का मतलब है बाकी 5,000 कहीं ना कहीं से लाना पड़ रहा है, तो इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब ये फिस्कल डेफिसिट दो तरह का है, एक तो ग्रॉस, यानी कि टोटल जो 5,000 है वो फिस्कल डेफिसिट है। अब ये टोटल फिस्कल डेफिसिट, इसमें से थोड़ा एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे कम करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको थोड़ा लोन्स वगैरह भी देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल को, तो वो जो लोन्स का पार्ट है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, राइट, क्योंकि ये तो चलो हो जाएगा, इसको छोड़ो, बाकी बताओ। तो लेट्स से 1,000 जो है लोन्स में देना था, उसको हटा दिया, तो अब हमारा जो एक्सपेंडिचर 9,000 खाली रह गया, और फिस्कल डेफिसिट कम हो गया ना 4,000। तो जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, इसमें से ये जो नेट लेंडिंग है इसे हटा देंगे, तो हमें आ जाएगा समथिंग कॉल्ड नेट फिस्कल डेफिसिट का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को, अदर एंटिटीज को लोन्स दिए जा रहे हैं, वो हटा दिया जाता है, बाद में देख लेंगे, अभी बताओ बाकी और क्या खर्चा है इंपॉर्टेंट। तो ये, तो net fiscal deficit is the difference between gross fiscal deficit and net interest payment, gross fiscal deficit and interest payment, gross fiscal deficit and net lending. Yes, this is the right answer. ठीक है, और अगर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर हम हटा रहे हैं, ओके, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट जो कि एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट को हटाने पे जो आता है उसे हम ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, कि इंटरेस्ट पेमेंट तो चलो बाद में भी किया जा सकता है, अभी का नहीं है, बाद का खर्चा है। अभी का बताओ,
तो इंटरेस्ट पेमेंट जब भी हटाए जाते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से, तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, नेट फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट अगर हटाया जाएगा उसे हम नेट प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये वाला जो है ये हम कह सकते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन है, बट दिस वन इज द राइट आंसर। सी here should be the right answer for this particular question, gross fiscal deficit उसमें से net lending। okay, so these were the questions of the मॉड्यूल बी जो आपके मैकमिलन के बुक्स जो है चैप्टर वाइज उसके पीछे दिए हुए हैं। एंड इफ यू आर लाइक कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है सर, फ्रॉम वेयर शैल आई प्रिपेयर, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन गो फॉर द कोर्सेज ऑन आवर एडुटैप वेबसाइट edutap.in टाइप करिए गूगल पे एंड रीच दिस वेबसाइट जैप कोर्सेज में जाकर आप यहाँ से कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके भी इस पर्टिकुलर कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव द मास्टर कोर्स जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सारा कुछ पढ़ाया जाता है, ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है चारों पेपर्स के सारे चैप्टर्स को शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-20 मिनट की वीडियोस है। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ब्रेक टाइम है तो उस टाइम पे देखकर फटाफट से अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल एंड मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। एग्जाम से पहले रिवीजन की भी आपको टेंशन नहीं लेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से आपको रिवाइज भी करा देते हैं। चारों पेपर्स का भी है एंड इंडिविजुअल का भी है, आई एंड आईएफएस, पीपीबी, एफएम, आरबीडब्ल्यूएम का इंडिविजुअल का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू लाइव क्लासेस हम कराते हैं जिसके थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको लाइव क्रैश कोर्स में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो you can avail that also, and if you are like कि मैं खुद ही प्रिपेयर कर सकता हूँ तो go for a test series जहाँ पे chapter wise test, full length mock test, all previous क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल। if you are like कि नहीं मुझे थोड़ा सैम्पल्स दिखाओ, टेस्ट कैसा है, नोट्स कैसा है, क्विज कैसा है, वीडियोस कैसे हैं, तो यू कैन गो फॉर अ 3 hour ट्रायल कोर्स ऑल्सो जिसके थ्रू आप सैंपल्स देख सकते हैं। सभी कोर्सेज में बहुत बढ़िया आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड हियर। Wishing you all the best. If you have any other query, you can contact us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much.